अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दो लफ्ज़ हैं, थ्योरी और रिलेटिविटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक थ्योरी क्या होती है। जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट सोचते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो आपके जहन में कई किस्म के सवालात उठते हैं। आप एक थ्योरी बनाने जा रहे हैं। जब ये सवालात उठते हैं तो उनके पीछे आप रिसर्च करते हैं, आप मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और उन सवालात के जवाबात ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं और जवाबात ढूंढकर एक हाइपोथेसिस मफरूज़ा बनाते हैं, या एक से ज़्यादा मफरूज़े भी बना सकते हैं। आपने 20 मफरूज़े बनाए और उन पर मुश्तमिल एक थ्योरी बना दी और उस पर एक रिसर्च पेपर लिख दिया। हो सकता है कि आप अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकें, या आपके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद ना हो जिसके ज़रिए आप अपनी थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकें। मसलन जिस तरह आइंस्टाइन है, उनके पास ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था कि वो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को टेस्ट कर सकते। जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उस वक्त आपके हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाना शुरू कर दिया गया। मसलन अगर आपके पास 20 हाइपोथेसिस थे, तो जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आती रही, हमने पहला हाइपोथेसिस टेस्ट किया, वो हाइपोथेसिस ठीक निकल आया, उसका एनालिसिस किया और फिर हमने कहा कि इसको थ्योरी में डाल दिया जाए। तो अब जैसे जैसे हाइपोथेसिस फैक्ट्स बनते जाएंगे, वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें पता चलता जाएगा कि ये हाइपोथेसिस ठीक है, आपकी थ्योरी मजबूत होती जाएगी, उसकी फुटिंग्स मजबूत होती जाएंगी, वो अपने पैरों पर खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर एक एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जिसके बायस ऐसा रिजल्ट आया जो हमारी थ्योरी से मुताबिकत नहीं रखता, तो फिर हम अपनी थ्योरी को ख़त्म कर देंगे। अमूमन ये होता है कि हम अपनी थ्योरी को रिवाइज करते हैं, उसको चेंज करते हैं। थ्योरी ख़त्म नहीं होती। कुछ ऐसे मौके भी आए जब पूरी की पूरी थ्योरी एक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट पर ख़त्म हो गई, लेकिन ये बहुत कम होता है। अमूमन जो बड़ी थ्योरीज होती हैं उनको रिवाइज किया जाता है, उनको पॉलिश किया जाता है। हम उस थ्योरी को पॉलिश करते हैं, नए हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर दोबारा टेस्ट करते रहते हैं। जो थ्योरी पुरानी होती है, उसके हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फैक्ट्स बन जाते हैं, वो थ्योरी बहुत पावरफुल हो जाती है। अमूमन हम ये समझते हैं कि थ्योरी के लफ्ज़ से कि ये एक मफरूज़ा है, किसी भी वक्त गलत साबित किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 100 साल पुरानी थ्योरी है जिसके कई हाइपोथेसिस इस वक्त एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो जैसे जैसे इस पजल को हम सॉल्व करते रहेंगे, वो थ्योरी मजबूत होती रहेगी। यहां पर यह बात मैं वाजे कर देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी थ्योरीज थी और अभी भी हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, तो सबसे पहले गैलीलियो ने रिलेटिविटी को डिस्कस करना शुरू कर दिया और उनके साथ कुछ और साइंसदान थे। उन्होंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दी, तो उन्होंने इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से कामयाब ना हुए। फिर न्यूटन आए और न्यूटन ने गैलीलियो का काम देखा और उसके ऊपर अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मोशन के जितने भी न्यूटन्स के लॉज हैं उनको बनाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने भी एक थ्योरी को मॉडिफाई किया और अच्छी थ्योरी दी। इस थ्योरी का हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन ये भी थ्योरी मुकम्मल नहीं थी। उसके बाद आइंस्टाइन आया और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। ये एक बहुत बड़ी थ्योरी थी, लेकिन आज हम समझते हैं कि एक मुकम्मल थ्योरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ हो सकता है हमें ये पता चले कि इसमें भी बहुत से लूप होल्स मौजूद हैं, जिनको ख़त्म करने के लिए हमें एक बड़ी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की मुस्तकबिल में ज़रूरत पड़ेगी। तो इन थ्योरीज ने पिछली थ्योरीज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उनको बढ़ाया और देखने के जाविये को बदला। एक नए तरीके से उन चीज़ों को देखा, तो थ्योरी का इर्तिका हुआ। इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि थ्योरी ज़रूरी नहीं कि ख़त्म हो जाए, बल्कि वो एक बड़ी थ्योरी में जम भी हो सकती है और छोटी छोटी थ्योरीज को बनाकर मिलाकर हम बड़ी थ्योरीज भी बना सकते हैं। तो हमने थ्योरी को डिस्कस किया, लेकिन अब रिलेटिविटी की बारी है। और रिलेटिविटी किस चीज़ की? मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा मोशन, और फिर मोशन में हम देखेंगे कि रिलेटिविटी किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अमूमन जब गाड़ी में बैठते हैं या ट्रेन पे जाते हैं, तो कई मरतबा मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी ट्रेन खड़ी है और सामने वाली चीज़ें मूव कर रही हैं, या मेरी कार खड़ी है और सामने वाली बिल्डिंग्स मूव कर रही हैं।
और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक ट्रेन के पास से जब दूसरी ट्रेन गुजरती है तो ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ट्रेन गुजर रही है या मूव कर रही है और कौन सी ट्रेन रेस्ट में है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह रिलेटिविटी है। मसलन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप एक जहाज़ पर बैठे, जहाज़ ने टेक ऑफ किया, आपने खिड़की के बाहर देखा, आपको नज़र आया कि जहाज़ आगे की तरफ मूव कर रहा है और आप जहाज़ के अंदर बैठे हैं और आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो ज़मीन साकिन है, ज़मीन आपको लग रहा है कि पीछे की तरफ जा रही है और जहाज़ आगे की तरफ जा रहा है। अब एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसी चीज़ को देखते हैं। मसलन मैं चांद पर बैठा हूं और मैंने देखा कि ज़मीन की रोटेशन की जितनी स्पीड है उतनी जहाज़ की स्पीड है और जहाज़ कराची से उड़ा और उसने न्यूयॉर्क जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि जहाज़ टेक ऑफ किया, उसी जगह खड़ा रहा, ज़मीन घूमती रही और फिर जब न्यूयॉर्क आया तो जहाज़ ने लैंडिंग कर ली। जहाज़ तो अपनी जगह से आगे बढ़ा ही नहीं। कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है, कौन सही बात कर रहा है? इस चीज़ को देखने के लिए आपको अंदाज़ा होगा कि दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लोगों की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। तो मोशन रिलेटिव है, लेकिन किस चीज़ के रिलेटिव है? जहाज़ के अंदर आपको यह फील आती है कि जहाज़ मूव कर रहा है और ज़मीन पीछे को जा रही है, ज़मीन अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन जब आप मून से ये चीज़ देखते हैं तो आपको लगता है जहाज़ अपनी जगह खड़ा है और ज़मीन मूव कर रही है। मैं यहाँ पर आपको मुलाकात करवाऊंगा आइजैक न्यूटन से, जो 1600 की सदी में पैदा हुए और उन्होंने सबसे पहले रिलेटिविटी पर काम शुरू किया। उनसे पहले गैलीलियो ने काफ़ी काम किया, लेकिन मैं अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को न्यूटन से शुरू करूंगा। और न्यूटन ने हमें बहुत से लॉस दिए, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने दी, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिस पर लॉ ऑफ नेचर्स बनाए जा सकते थे। उन्होंने हमें बेसिक इमारत दी और उस इमारत में, उस फ्रेमवर्क में उन्होंने जो चीदा चीदा बातें की वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि टाइम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब यह है कि टाइम हर जगह पर पूरी कायनात में एक जैसा है, एक तरीके से टिक कर रहा है और हर इवेंट एक टाइम पर हो रहा है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि स्पेस भी एब्सोल्यूट है। आप स्पेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, आप स्पेस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, स्पेस रोटेट नहीं हो सकती। स्पेस एक फिक्स्ड चीज़ है और हमारी कायनात में फोर्सेस हैं और चीज़ें एक्सेलरेट करती हैं। लेकिन टाइम एब्सोल्यूट होने का मतलब क्या है? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मसलन आपके सोलर सिस्टम में इस ज़मीन पर 12 बजे हैं रात के, लेकिन दूर दराज के एक सोलर सिस्टम पर भी इस वक्त यही काम होगा, यही टाइम होगा। पूरी कायनात का क्लॉक फिक्स्ड है, एक क्लॉक है, हर जगह पर एक ही टाइम होता है। इससे आगे बढ़कर न्यूटन ने यह कहा कि अगर एक इवेंट को आप कायनात के किसी भी हिस्से से देखें तो आपको लगेगा कि वो एक ही वक्त पर हुआ है। इसे साइमल्टेनिटी कहते हैं, जिसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ न्यूटन ने यह भी कहा कि आपके पास स्पेस जो है वो भी फिक्स्ड है। दो चीज़ों के दरमियान स्पेस ना बढ़ सकती है, ना कम हो सकती है, ना वो रोटेट कर सकती है। स्पेस एक फिक्स्ड चीज़ है। तो अगर मैं स्पेस को एक नेट के साथ, एक जाल के साथ आपको दिखाना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्पेस का एक मॉडल है और ये मॉडल बिल्कुल एक जैसा। अगर इनमें मैं 2 पॉइंट लूं और कितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे कोई भी बाउंड्री कंडीशन हो, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कभी भी नहीं बदलेगा और स्पेस हमेशा इसी तरीके से रहेगी। ये कहना था न्यूटन का। न्यूटन ने हमें ग्रेविटेशनल लॉस भी दिए। उन्होंने ये भी बताया कि हर मैसिव चीज़ दूसरी मैसिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसके लिए उन्होंने एक बहुत मशहूर फार्मूला दिया जो हम सबको मालूम है। न्यूटन के लॉस काम तो करते हैं, क्योंकि न्यूटन के लॉ से तो हमें पता चला कि ऑर्बिट्स कैसे होते हैं। हमें ये पता चला कि ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हो सकते हैं, पैराबोला हो सकते हैं, हाइपरबोला हो सकते हैं। और आज जब हम अपनी सोलर सिस्टम को देखते हैं तो ऐसे ऑर्बिट्स हमें नज़र आते हैं जो कि हमने सिर्फ न्यूटन के फार्मूलों से निकाले। न्यूटन के फार्मूलों से हमने सियारे, प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया। आज भी न्यूटन के लॉज को हम रॉकेट्स में और मूविंग बॉडीज में इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूटन का जो फ्रेमवर्क था वो ओवरऑल तो ठीक था और उसकी एप्लीकेशन भी थी और आज भी हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन न्यूटन की कुछ ऐसी बातें थी जिन्हें आइंस्टाइन सही नहीं समझते थे। मसलन एक उनकी बात यह थी कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इंस्टेंटेनियस है। सूरज और जमीन एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, उनके बीच में सेपरेशन डी है। तो अगर आज सूरज गायब हो जाए तो फौरन जमीन अपना ऑर्बिट छोड़ देगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक इंस्टेंटेनियस फोर्स है और जमीन एक स्ट्रेट पाथ में मूव करना शुरू कर देगी।
आइंस्टाइन ऐसा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने ख्याल किया कि एक और थ्योरी की ज़रूरत है जिसमें इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बताया जाए। इसके साथ साथ न्यूटन के लॉज, जब भी बहुत बड़ी मैसिव चीज़ों के पास हम जाते हैं स्पेस में, तो न्यूटन के लॉज वहाँ पर होल्ड नहीं करते, ब्रेक डाउन हो जाता है न्यूटन के लॉज का। इसलिए भी हमें एक और थ्योरी की ज़रूरत थी ताकि वो उन जगह पर मैसिव ऑब्जेक्ट्स के पास भी उसी तरीके से काम कर सकें जैसे कि वो स्पेस में, खाली स्पेस में काम करते हैं। और इसलिए आइंस्टाइन ने हमें एक नया फ्रेमवर्क दिया, एक नए सेट ऑफ लॉज ऑफ नेचर्स दिए। ये इतने अहम लॉज थे कि इन पर हमने दूसरे लॉज बनाए। इनको दो थ्योरीज में हम तकसीम करते हैं। एक को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं और दूसरी थ्योरी को हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। स्पेशल थ्योरी को स्पेशल इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि बहुत स्पेशल थ्योरी है। स्पेशल थ्योरी जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी का एक स्पेशल केस है। अगर जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में से आप ग्रेविटी निकाल दें तो आपके पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी रह जाएगी। या दूसरे अल्फाज में यह भी कहा जा सकता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जब ग्रेविटी के साथ देखा गया तो हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मिली। तो इसलिए ये एक स्पेशल केस है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक बहुत बड़ा सेट है, बड़ी चीज है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका एक सबसेट है। यहां पर मैंने आपको यही लिंक दिखाने की कोशिश की है। आप देखें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसे 1905 में आइंस्टाइन ने हमें दिया, इसमें दो चीजें बहुत अहम है, एक स्पेस और टाइम। स्पेस टाइम की बात बहुत ज्यादा की जाती है और उनका एक फ्रेमवर्क उन्होंने डिस्कस किया और बनाया। इसी तरीके से जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं तो उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो आ ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ एक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल था जो आइंस्टाइन ने हमें दिया 1905 में। और जब हम स्पेस टाइम के साथ ग्रेविटी को, एनर्जी को और मैटर को भी शामिल कर लेते हैं तो हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्पेशल थ्योरी प्लस एनर्जी मैस इक्विवेलेंस को अगर इकट्ठा कर दूं और इसमें ग्रेविटी ले आऊं तो मेरे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फ्रेमवर्क बन जाएगा। और यही चीज मैंने आपको यहां पर दिखाया है कि हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जो आइंस्टाइन ने पहले दे दी, और इसलिए पहले दी क्योंकि इन पर काम करना बहुत आसान था। 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे भी इनकी इक्वेशंस को देख सकते हैं। लेकिन जब हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ जाएंगे तो यहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आने वाला है, इसलिए क्योंकि इसमें ग्रेविटी की इक्वेशंस आ जाएंगी। तो फिर आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत बाद में 1915 में दी, जिसमें उन्होंने ग्रेविटी को भी शामिल किया। सबसे पहले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को देखते हैं, जिसके दो मेन पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर आप एक ऐसी लैब ले लें जो कि फ्रीली मूव कर रही है, फ्रीली मूव कब करेगी? जब या तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, या जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही है उन सब का सुमेशन, उन सब की एडिशन, उन सब का जमा करके रिजल्ट जीरो है, तो उस वक्त वो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम आगे देखेंगे। वो फ्री मूविंग लैब है। तो आप कायनात में कहीं भी उसमें एक्सपेरिमेंट करें फिजिक्स के, उनके रिजल्ट्स हमेशा एक जैसे होंगे। चाहे आप जमीन पर करें, चाहे आप स्पेस में करें, चाहे आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी में करें, आप कहीं भी एक्सपेरिमेंट करें, जब तक कि ये लैब एक फ्रीली मूविंग लैब है, आपके तमाम लॉज ऑफ नेचर इसमें होल्ड करेंगे और उनके रिजल्ट्स एक जैसे आएंगे। दूसरा पोस्टुलेट ये है, ये बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग पोस्टुलेट था जो आइंस्टाइन ने दिया, क्योंकि इससे पहले इस पर बहुत काम हुआ, लेकिन इस चीज तक कोई नहीं पहुंच सका कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है, चाहे आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप चले जाएं, आपको स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। तो पहले पोस्टुलेट को देख लेते हैं कि मेरे पास यहां पर दो लैब्स हैं और आप समझें कि यहां पर एंटायर यूनिवर्स है। तो एक लैब को मैंने यूनिवर्स के लेफ्ट कॉर्नर पर रखा है, जबकि दूसरी जो लैब उसको राइट कॉर्नर पर रखा है। और अगर ये फ्रीली मूविंग लैब्स हैं तो इनमें जितने भी मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा उनके रिजल्ट्स एक जैसे आएंगे, यानी उनके लॉज जो बेसिकली गवर्न कर रहे होंगे वो बिल्कुल एक जैसे होंगे। वहां पर आपको फिजिक्स के लॉज एक तरह बिहेव करते हुए नजर आएंगे। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी बेसिस पर हमने अपने बहुत से लॉज बनाए। ऐसा फ्रेमवर्क हमें दिया जा रहा है जिसके ऊपर हमने अपने बहुत से फिजिक्स के लॉज बनाए।
इसी तरीके से लाइट की बात करते हैं। लाइट की स्पीड हमें पता है कि 300,000 किलोमीटर पर सेकंड है और इसकी रफ्तार से लाइट मूव करती है वैक्यूम में। लेकिन मेरे पास अगर एक ऐसी गाड़ी आ जाए जो 200,000 किलोमीटर से मूव करे, 300,000 इसकी स्पीड है, और मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठा हूं जो 200,000 किलोमीटर से मूव कर रही है, तो इस गाड़ी में बैठकर आपको स्पीड ऑफ लाइट कितनी नजर आएगी? एक आम आदमी तो ये कहेगा कि अगर मैं 300,000 में से 200,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास 100,000 किलोमीटर लाइट की स्पीड नजर आएगी। लेकिन ये आइंस्टाइन की जीनियस थी कि उन्होंने इस चीज को देखा कि स्पीड ऑफ लाइट हमें फिर भी 300,000 किलोमीटर पर सेकंड ही नजर आएगी, चाहे गाड़ी कितनी भी स्पीड से मूव कर रही हो, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब चली जाए, लेकिन फिर भी हमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही नजर आएगी जितनी कि स्टेशनरी गाड़ी में नजर आएगी। एक और साइंसदान ने हमें इस तरीके से समझाने की कोशिश की है कि अगर आपने अपने सर पर एक हेलमेट लिया हुआ है और उस पर एक फ्लैश लाइट है और आप खला में मूव कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तो आपकी स्पीड जितनी भी ज्यादा तेज हो जाए, आपके हेलमेट की फ्लैश लाइट से निकलने वाली लाइट हमेशा आगे की तरफ जाएगी और उसकी रफ्तार उतनी ही रहेगी जितनी की स्पीड ऑफ लाइट होती है। इसी तरीके से इस गाड़ी की बीम देख लें। इस गाड़ी को चाहे आप जितनी भी स्पीड से मूव करवाएं, चाहे 0.9999% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करवाएं, तब भी रोशनी की रफ्तार जो इसकी बीम आ रही है उसकी स्पीड उतनी ही आपको ऑब्जर्व होगी। ये एक ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग बात थी जिसकी बेसिस पर आइंस्टाइन ने जब ये अजम्पशन ली कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, तो उन्होंने अपना पूरा मैथमेटिक्स इससे ड्राइव किया। लॉरेंट्ज इक्वेशंस को दोबारा रिविजिट किया और उनको भी इसी तरीके से ड्राइव किया। तो मैं आपको लेके चलता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे पास हमारी यूनिवर्स में ब्रॉडली स्पीकिंग दो किस्म के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसे एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। ये एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। मसलन अगर आपकी गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेट नहीं कर रही। इसका मतलब उस वक्त जब तक कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है उस वक्त तक ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जब ये स्टार्ट होकर स्पीड तेज करती है या जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये स्पीड स्लो करती है, तो उस वक्त एक्सेलरेशन होती है। क्योंकि एक्सेलरेशन उस वक्त होती है जब चेंज ऑफ स्पीड हो या आपकी डायरेक्शन बदले। इन दो मौकों पर इनमें से कोई एक काम भी हो तो आप एक्सेलरेट करते हैं और उस वक्त ये कार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है या एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाती है। और इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि अगर मेरे पास एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और मेरे पास ये गाड़ी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उसकी वेलोसिटी इसके कंपैरिजन में कांस्टेंट है, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी। मसलन आप एक जहाज पे जा रहे हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव कर रहे हैं। और आपने देखा एक और जहाज गुजरा जो कि आपके रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, तो वो भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो अमूमन ये बात की जाती है कि क्या हमारी ज़मीन एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी ज़मीन एक्सेलरेट करती है क्योंकि वो रोटेट भी करती है और अपनी डायरेक्शन भी चेंज करती है। इसलिए ब्रॉडली स्पीकिंग हमारी ज़मीन एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जबकि ऑब्जर्वर ज़मीन पर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होते हैं जो एक्सेलरेट करते हैं, जो रोटेट करते हैं। रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अमूमन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं और इनमें एक बहुत बड़ा मसला है और वो मसला ये कि इनमें एक फिक्टिशियस फोर्स आती है। इस फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, इस फोर्स को सूडो फोर्स भी कहते हैं। आप यहां पर देखें तो जब भी हम रोटेट करते हैं तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जर्व होती है, हमें कोरियोलिस फोर्स भी ऑब्जर्व होती है। तो ये वो फोर्स है जो कि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाते हैं। तो आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फिर तो इस फोर्स का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैलकुलेशंस कर रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर इस फोर्स को आपको अपनी इक्वेशन से निकालना होगा। अगर आपने ये गलती कर दी कि आपने इस फिक्टिशियस फोर्स को नहीं निकाला तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी। इस वक्त हम फिजिक्स के लॉज इनर्शियल और
नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अच्छे तरीके से समझते हैं, और हम ये भी समझते हैं कि जब भी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे तो एक फिक्टिशियस फोर्स आएगी और उसको हमने खत्म करना है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इस फिक्टिशियस फोर्स को, जिसका नाम सूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है, हमें अपनी कैलकुलेशन से बाहर निकालना होता है। न्यूटन का ये कहना था कि हम हर इवेंट को चाहे कहीं से भी देखें एक जैसा पाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब यह है कि आप और मैं स्पेस में किसी भी इवेंट को देखें तो हमें यह लगेगा कि वो एक ही वक्त में हुआ है, हमें उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया। आइंस्टाइन ने एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट किया। हमारे पास एक गाड़ी है और उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है। गाड़ी के ऊपर 10 एक्सप्लोजन्स या पटाखे लगे हुए हैं और एकदम ये सारे पटाखे फूटते हैं, एक्सप्लोड करते हैं। फायर क्रैकर्स हैं और वो एक्सप्लोड करते हैं। तो इस गाड़ी के ड्राइवर को लगेगा कि ये पटाखे एकदम ऐसे एक्सप्लोड किए, इसे लगेगा कि ये सारे साइमल्टेनियसली एक्सप्लोड किए। लेकिन एक ऑब्जर्वर जो गाड़ी के बाहर खड़ा है, रोड पर देख रहा है और वो गाड़ी से कुछ पीछे भी है, वो जब इन पटाखों को देखेगा एक्सप्लोड करते हुए तो उसे डिफरेंट स्टोरी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि ये पटाखा, ये फायर क्रैकर उसके बहुत करीब है, तो जैसे रोशनी इससे निकलेगी तो वो फौरन इस तक पहले पहुंच जाएगी, और ये फायर क्रैकर सबसे एंड पर है, तो इससे रोशनी को उस तक पहुंचने में थोड़ा सा डिले लगेगा। तो उसको लगेगा कि पहले ये एक्सप्लोड हुआ, फिर ये 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 हुआ। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि ये साइमल्टेनियसली हुए हैं, एक ही वक्त पर हुए हैं। तो आपने देखा कि दोनों ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो गाड़ी के अंदर बैठा है और मूविंग बॉडी में ऑब्जर्व कर रहा है, और एक वो जो स्टेशनरी जमीन पर खड़ा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, उनकी साइमल्टेनिटी की जो ऑब्जर्वेशन है उसमें डिफरेंस है, उसमें फर्क है। इसी तरीके से वो एग्जांपल लेते हैं जो मैंने शुरू में ली कि आप जहाज के अंदर बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है कि जहाज मूव कर रहा है और जमीन अपनी जगह पर है, लेकिन एक और आदमी है जो चांद पर खड़ा ये देख रहा है, उसे लग रहा है कि जमीन मूव कर रही है और जहाज तो अपनी जगह पर हवा में आया और वापस नीचे चला गया। दोनों की मुशाहिदे में बहुत ज्यादा फर्क है, दोनों की ऑब्जर्वेशन में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ठीक कौन है? मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों ही ठीक है, लेकिन एक चीज समझने की है, और वो चीज ये है कि साइमल्टेनिटी का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये है कि डिस्टेंस, जिसे मैं स्पेस भी कह सकता हूं, और टाइम, इनको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लेक्सिबल होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर इनमें से कोई एक चीज को मैं फिक्स कर दूं तो स्पीड ऑफ लाइट कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। इस कॉन्सेप्ट को हम और एक्सप्लोर करते हैं। हम देखते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो ऑब्जर्वर्स, एक जो मूव कर रहा है और दूसरा जो मूव नहीं कर रहा, उनमें और क्या डिफरेंसेस सामने आते हैं। तो मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमारे पास एक गाड़ी है और उस गाड़ी में एक ड्राइवर बैठा हुआ है, और वो ड्राइवर अपनी पूरी गाड़ी को देख रहा है। उसकी गाड़ी तेजी से जा रही है और एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है। उसने जब गाड़ी को देखा, क्योंकि ये गाड़ी बहुत तेजी से जा रही है, तो आइंस्टाइन ये कहते हैं कि गाड़ी की रफ्तार की वजह से उन्हें इसकी लेंथ छोटी नजर आई, उन्हें ये कार कॉन्ट्रैक्ट हुई नजर आई, जबकि इस ड्राइवर को ये कार बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रही है। अब दूसरा केस ले लें। जब ऑब्जर्वर अपने आप को देखता है तो उसे अपना वजूद बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर जो कि बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा है, वो जब ऑब्जर्वर को देखता है तो उसको ऑब्जर्वर श्रिंक हुआ नजर आता है। गाड़ी का साइज कम या ज्यादा कैसे हो सकता है? इसकी वजह हमें मिलती है आइंस्टाइन के मैथमेटिक्स से। तो मैं यहां पर आपको एक फैक्टर दिखा रहा हूं जिसे लॉरेंट्ज फैक्टर कहा जाता है, और ये फैक्टर हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इक्वेशंस में बारहा मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने आपको यहां पर इस फैक्टर को दिखाया है, लेकिन अगर इस फैक्टर को मैं प्लॉट करूं तो मेरे पास जो गाड़ी थी उसकी वेलोसिटी थी v और स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी है c। तो जैसे जैसे गाड़ी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, हमारे पास लॉरेंट्ज फैक्टर, जिसे गैमा भी कहा जाता है, उसकी वैल्यू 1 होगी। तो हमारी जमीन पर जितनी भी चीजें मूव करती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम
स्पीड में मूव करते हैं। इसलिए अमूमन हमारी ज़मीन पर गैमा की वैल्यू 1 होती है। अगर गैमा की वैल्यू 1 है तो हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नज़र नहीं आती। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जैसे जैसे ये वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी जिस गाड़ी में मैं मूव कर रहा हूँ, जिस रॉकेट में मैं मूव कर रहा हूँ, उसकी वेलोसिटी ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट के 40% होगी, यानी 0.4 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होगी, तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आएगा, गैमा की वैल्यू 1 ही रहेगी। लेकिन जैसे मैं 60% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट मूव करूंगा तो गैमा की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। 80% गैमा की वैल्यू 1 से 2 के करीब चली गई है। और फिर जैसे जैसे मैं 1 के करीब होऊंगा तो गैमा की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन गैमा का क्या ताल्लुक बनता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से? तो मैं आपको यहां पर आइंस्टाइन की पहली इक्वेशन दिखाता हूं। ये इक्वेशन है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की। L0 उस वक्त लेंथ थी जब गाड़ी खड़ी थी या वेलोसिटी में नहीं थी। और आप यहां पर देखें, यहां पर गैमा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन गैमा का इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा है। गैमा की वैल्यू 1 बाय ये फैक्टर थी, तो हमारे पास यहां पर गैमा की वैल्यू इनवर्स में मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि जब गैमा बढ़ेगा तो लेंथ कम होगी। अब अज्यूम करते हैं कि हमारे पास गाड़ी की रफ्तार बहुत कम है, गाड़ी की रफ्तार 0 है, तो उस वक्त गाड़ी की पूरी लेंथ हमें देखने को मिलेगी। गाड़ी की रफ्तार तेज होगी, 0.3 इंटू सी होगी। इस वक्त अगर आप गैमा देखें तो 0.3 पर भी गैमा 1 है, तो हमें गाड़ी की साइज में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। उसके बाद गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई और 0.6 तक चली गई ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो अब हमें गैमा की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ेगी, और जब गैमा की वैल्यू 1 से बढ़ेगी तो उसके इनवर्स की वैल्यू 1 से कम होगी और हमें लेंथ कम होती हुई नजर आएगी कार की। और जूं जूं हमारी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएगी तो कार की लेंथ हमें और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती नजर आएगी। याद रखें, इसकी वजह गैमा फैक्टर है जो कि लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करती हैं उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ऐसा आइंस्टाइन ने कहा। इसका मतलब यह है कि हमने स्पेस में भी डिसएग्रीमेंट किया। गाड़ी में बैठे हुए ड्राइवर को उसकी लेंथ बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, लेकिन जो बंदा बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है उसको गाड़ी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस भी एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि स्पेस में भी डिफरेंट ऑब्जर्वर का डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक ही इवेंट पर डिसएग्रीमेंट होता है। स्पेस के बाद हम बात करते हैं क्लॉक की। मेरे पास यहाँ पर 2 किस्म के क्लॉक हैं, एक एनालॉग क्लॉक है और एक एटॉमिक क्लॉक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पे 2 मिरर हैं और उनके बीच में एक फोटोन ऊपर और नीचे जा रहा है। वो ऊपर वाले मिरर से रिफ्लेक्ट होता है और नीचे आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि एक पूरे राउंड ट्रिप को, यानी ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर आना, इसको हम 1 सेकेंड ले लेते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर एक क्लॉक स्टेशनरी है और दूसरा क्लॉक मूव कर रहा है तो क्या उनके टाइम में फर्क आएगा? जबकि हमें नजर आया है कि जब लेंथ में तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नजर आया है। जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो हमें नजर आया कि उनकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। मैं यहाँ पर आपको 2 क्लॉक दिखाता हूँ। एक क्लॉक को मैंने उसी गाड़ी में रख दिया जो कि बहुत तेज़ी से मूव कर रही है, और दूसरा क्लॉक मेरे पास है और मैं सड़क के किनारे खड़ा हूँ। तो हम देखते हैं कि गाड़ी में मौजूद जो है क्लॉक, उसका अभी 1 सेकेंड नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर 1 सेकेंड हो गया। और स्टेशनरी क्लॉक के 2 सेकेंड हुए और मूविंग क्लॉक का 1 सेकेंड हुआ। इसका मतलब यह है कि मुझे लगेगा कि 2 सेकंड गुजर चुके हैं, जबकि गाड़ी में बैठे हुए बंदे को लगेगा कि 1 सेकंड गुजरा है। और अगर उसकी स्पीड और ज्यादा तेज होगी तो उसको लगेगा कि आधा सेकंड गुजरा है। अगर उसकी स्पीड और ज्यादा होगी तो उसे लगेगा क्वार्टर सेकंड गुजरा है। तो इस वजह से जैसे जैसे क्लॉक्स मूव करते हैं वो टाइम लूज करना शुरू कर देते हैं। अमूमन साइंटिस्ट ये वर्ड बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूं, कि मूविंग क्लॉक्स टाइम को लूज करते हैं। क्योंकि हमें अमूमन इस बात पर बहस होती है कि हम टाइम स्लो कह रहे हैं, टाइम तेज कह रहे हैं। तो मैं आपको एग्जैक्ट वर्ड बताता हूं जो कि बहुत से साइंसदान कहते हैं कि जब भी क्लॉक मूव करता है, चाहे वो जहाज पर गाड़ी में हो, वो हमेशा टाइम लूज करता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर एक पैसेंजर एयरप्लेन से लेते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है, इसकी वेलोसिटी 800 किलोमीटर पर आवर है और इसने 10 घंटे उड़ना है। तो 10 घंटे उड़ने के बाद ये 0.98 नैनो सेकेंड लूज करेगा।
बहुत ही थोड़ा टाइम लूज करेगा। उसकी वजह है कि इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है स्पीड ऑफ लाइट के मुकाबले में, लेकिन अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लूज करेगा। इसी तरीके से जब हम जीपीएस की बात करते हैं, वो सैटेलाइट्स जो बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं हमारी ज़मीन के गिर्द, उनमें भी टाइम लॉस होता है और हर 24 घंटे के बाद हमें तकरीबन 7 माइक्रो सेकेंड टाइम लूज करना पड़ता है इन सैटेलाइट्स पर। और इसकी वजह यह कि इनके क्लॉक स्लो टिक करते हैं और स्लो टिक करने की वजह से हमें टाइम लूज करना पड़ता है और 24 घंटे के बाद फिर इनको दोबारा सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि हमारा जीपीएस सिस्टम पूरे तरीके से काम कर सके। तो अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो यहां पर हमारे पास सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं जो कि सैटेलाइट पर लगे होते हैं। मैं इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूं। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए इन पर तकरीबन मैं सब पर पूरी वीडियोस बना चुका हूं, वो आप सारी देख सकते हैं। तो 24 घंटे में हम 7214 नैनो सेकेंड लूज करते हैं और उन्हें हर 24 घंटे के बाद सिंक्रोनाइज करना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर तरीके से जीपीएस पर काम कर सके। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। अब यहां पर टाइम में भी डिसएग्रीमेंट आ गया। जो बंदा जहाज पर बैठा है और जो नीचे गाड़ी पे जा रहा है और जो एक ऐसे रॉकेट में बैठा है जो स्पीड ऑफ लाइट के साथ या उसके करीब करीब मूव कर रहा है, उन तीनों के टाइम में फर्क होगा। टाइम में डिसएग्रीमेंट आ गया। इसका मतलब यह है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। हमने ये देखा था कि स्पेस भी एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, और टाइम भी रिलेटिव है। डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पर मौजूद है। और टाइम क्यों रिलेटिव है, उसकी वजह दोबारा लॉरेंट्ज फैक्टर है। लॉरेंट्ज फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था आपकी याद दहानी के लिए कि ये आपको याद रहे। मैं आपको दोबारा इसका कर्व दिखा रहा हूँ। अगर हम टाइम को देखें तो हमारे पास मूविंग क्लॉक का जो टाइम है वो टी डैश है और हमारे पास स्टेशनरी क्लॉक का टाइम टी है। तो हमारे पास यहाँ पे लॉरेंट्ज फैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और जैसे जैसे हम स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत तेजी से मूव करेगा, वैसे वैसे टाइम स्लो होता जाएगा। और अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब चला जाता है तो टाइम बहुत ज़्यादा स्लो होगा, टाइम की टिक बहुत ज़्यादा स्लो होगी और हम ये समझ सकते हैं कि टाइम रुक चुका है। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल एजम्पशन है, आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दी है। इसी तरीके से हम मैस की बात करते हैं तो हमने स्पेस में भी देखा कि उसका मोशन के साथ क्या ताल्लुक है, टाइम का भी देखा उसका मोशन के साथ क्या ताल्लुक है। अब हम मैस को देखते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका रेस्ट मैस मैं आपको m0 दिखा रहा हूँ। तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब मूव करेगी तो उसका मैस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। लोग अमूमन ये कहते हैं कि उसका मैस बढ़ जाएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बल्कि उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला गैमा फैक्टर उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी और जब वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिलेटिविस्टिक मैस यहाँ पर आप m से देख रहे हैं, ये मूविंग बॉडी का मैस है। तो ये मैस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे रिलेटिविस्टिक मैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पर मूव नहीं कर सके क्योंकि उनका रिलेटिविस्टिक मैस बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ले लेता है। और इसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मैं आपको सन से दे सकता हूँ, क्योंकि सन में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पर जब हम काम करते हैं तो वहां पर हम प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट कराते हैं और उनको स्पीड ऑफ लाइट के पास लेके जाते हैं। तो क्या उनका मैस बढ़ता है? मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स है और उनका ग्रुप है 50 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मैंने उनको 3 से 4 रिंग्स में डालना है। जब मैं उनको पहले रिंग पे डालता हूं जिसे हम बूस्टर रिंग कहते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो उनका मोमेंटम आता है वो 1.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है। और इसी तरीके से जब हम पीएस में आते हैं, ये एक बड़ा रिंग है, तो यहां पर उसका मोमेंटम आप देखें 26 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो चुका है, जबकि उसकी स्पीड 0.99 इंटू सी है। तो वेलोसिटी जो है वो सी के पास होती है लेकिन मोमेंटम बहुत बढ़ रहा है। और मोमेंटम क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसका रिलेटिविस्टिक मैस बढ़ रहा है। फिर हम उसको लेके चलते जाते हैं एसपीएस में। एसपीएस में अगर आप देखें तो स्पीड हमारे पास 0.999998 सी है। हम सी के और ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन उसका रिलेटिविस्टिक मैस जो है वो बढ़ रहा है और उससे उसका मोमेंटम 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो चुका है। और जब हम उसको LHC में डालेंगे, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में डालेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कि वो सी के और भी ज़्यादा क्लोज हो गया है। लेकिन इस वक्त उसका मोमेंटम 7 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो चुका है और इससे आगे हम उसको नहीं लेके जा सकते।
और अगर लेके जाएंगे तो हम कोई ना कोई इक्विपमेंट डैमेज कर बैठेंगे। तो इसलिए अब मैं जितना भी पास जाने की कोशिश करूंगा सी के, मेरे ऊपर एक लिमिट लग जाएगी, क्योंकि मेरा मोमेंटम, प्रोटॉन्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की ग्राफ भी दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मोमेंटम मैस इनटू वेलोसिटी होता है। मैस बढ़े या वेलोसिटी, मोमेंटम बढ़ना शुरू कर देता है। और न्यूटन का आप ग्राफ देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जब मूविंग बॉडीज की हम बात करते हैं, आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि अगर कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाएगी तो उसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, और उसकी वजह यह है कि उसका रिलेटिविस्टिक मैस बहुत तेजी से बढ़ेगा। यही चीज हमें काइनेटिक एनर्जी में भी नजर आती है। जो चीज मैस से कंप्यूट हो रही है उसमें आपको रिलेटिविस्टिक मैस की वजह से बहुत ज्यादा तेजी नजर आएगी जब हम स्पीड ऑफ लाइट के पास जाएंगे। तो हमने यहां पर देखा कि मैस पर भी मोशन का क्या इफेक्ट होता है, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैस के बारे में क्या बताया गया। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट को जरूर डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत अरसे पहले, आइंस्टाइन से पहले, लोग ये समझते थे लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है जिसे ईथर कहा जाता है। ये एक फ्लूइड है, एक मीडियम है जो पूरी कायनात में, यूनिवर्स में मौजूद है। जहां पर ईथर है वहां पर लाइट तेजी से मूव करेगी, और जहां पर ईथर नहीं है वहां पर लाइट मूव नहीं करेगी। इस चीज को गलत साबित करने के लिए माइकलसन एंड मॉर्ले, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और उसमें उन्होंने बताया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो ये ना बता सके कि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। इसके लिए आइंस्टाइन को आना था। दूसरी जो असम्पशन हम लेते थे ईथर की, वो ये थी कि क्योंकि ईथर हर जगह पर मौजूद है तो ये एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसलिए न्यूटन ने अपनी जितनी भी थ्योरी बनाई वो एक यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर बनाई, जिसमें टाइम भी यूनिवर्सल था और स्पेस भी यूनिवर्सल थी। आइंस्टाइन ने इसको रद्द किया, और उसकी रद्द करने की वजह आई क्लार्क मैक्सवेल्स की इक्वेशन से। क्लार्क मैक्सवेल्स की अगर इक्वेशंस को देखा जाए तो वहां पर हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रोशनी वैक्यूम में मूव कर सकती हैं, और उनकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रेजिस्टेंस मिलती है वैक्यूम में, जिसे हम परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी कहते हैं। आइंस्टाइन ने जब ये क्वेश्चंस देखी तो उनको अंदाजा हो गया कि लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात फिलोसॉफिकल थी, और वो ये थी कि कायनात में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, हमारी कायनात में बहुत से फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं। इसलिए आइंस्टाइन ने ईथर को रिजेक्ट किया, उसकी थ्योरी को रिजेक्ट किया, और आइंस्टाइन ने कहा कि स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट है और उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। और इससे यह भी फायदा हुआ कि उन्होंने यूनिवर्सल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो मिथ थी वो भी खत्म कर दी। हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मेन पोस्टुलेट्स को देख लिया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हम स्पेस टाइम को ड्रॉ कैसे कर सकते हैं। और स्पेस टाइम को ड्रॉ करने की जरूरत क्यों है, उसकी वजह यह कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को स्पेस टाइम को ड्रॉ किए बगैर विजुलाइज नहीं किया जा सकता, उसके मैथमेटिक्स को भी विजुलाइज नहीं किया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हम उसको ड्रॉ करें और फिर देखें कि हमारे पास किस किस्म की तस्वीर आती है। तो मैंने यहाँ पर स्पेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी को इकट्ठा करके एक वेरिएबल बना दिया है जिसे हम स्पेस कहेंगे। और इसी तरीके से टाइम हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पर है, तो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे टाइम है। सपोज आपने एक फ्लैश लाइट ऑन की, लाइट से ज्यादा तेजी से कोई चीज मूव नहीं कर सकती। तो जैसे ही मैंने फ्लैश लाइट ऑन की तो क्या हुआ, लाइट ने स्पेस में डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया कुछ टाइम में। टाइम यहां पर जा रहा है और यहां पर हमारे पास स्पेस में उसका डिस्टेंस आ रहा है, तो हमारे पास लाइट की एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब याद रखिए कि इस तरफ कोई भी चीज नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है, अगर आप यहां पर देखें तो मेरे पास यहां पे टाइम है और यहां पर मेरे पास स्पेस है। तो मैं किसी भी एक टाइम पर, यहां पर टी टाइम पर कह देते हैं, मैं देखता हूं कि एक बहुत बड़ा रॉकेट है जो बहुत तेजी से मूव करता है। तो वो यहां पर होगा क्योंकि उसने इतनी स्पेस ट्रेवल की होगी, या वो यहां पर होगा, या मैक्सिमम अगर स्पीड ऑफ लाइट के बहुत तेजी से मूव कर रहा है पास पास तो वो यहां पर होगा। पर क्या वो यहां पर हो सकता है, इस रीजन में हो सकता है, कहीं पर वो यहां पर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से तो मूव नहीं कर सकता। तो अगर वो इतने टाइम में यहां पर आ गया है तो इसका मतलब ये उसकी रफ्तार तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है,
इसी तरीके से इस टाइम में मैक्सिमम हम यहां तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इस टाइम में हम यहां पर जा सकते हैं, यहां से आगे नहीं जा सकते। तो ये एक लाइट का बैरियर है, इसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। अब मैं एक स्नेल को लेता हूं जो मूव ही नहीं कर रहा या बहुत स्लो मूव कर रहा है। तो टाइम गुजरता जा रहा है और उसने स्पेस कुछ खास ट्रेवल नहीं की, तो वो इसी एक्सेस पर मूव करता जाएगा, इसी एक्सेस पे मूव करता जाएगा, टाइम के एक्सेस पे मूव करता जाएगा। उसकी वजह है कि वो स्पेस में कुछ ट्रेवल ही नहीं कर रहा। अगर हम सन के हाइड्रॉन कोलाइडर को लें तो वहां पर इनिशियली जब प्रोटॉन्स 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे थे, तो उनको अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये स्ट्रेट लाइन 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं उनकी लाइन है। और जो प्रोटॉन्स एंड पे LHC में स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब चले गए थे, उनको अगर ड्रॉ किया जाए तो हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन का कर्व आएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं स्पेस टाइम में मुख्तलिफ चीजों को प्लॉट कर रहा हूं। हम इसी तरीके से लाइट की एक बीम जो कि दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको भी प्लॉट कर लेते हैं। और उसके बाद अगर मैं इस बीम को पूरा रोटेट करूं, एक प्याले की तरह इसको रोटेट करूं 360 एंगल, तो मेरे पास इस तरीके की एक कोन बन जाएगी। आप देख रहे हैं यहां पर ये कोन बन गई और इस कोन के नीचे आपको XYZ स्पेस के एक प्लेन नजर आ रहा है। इस कोन को, इस स्पेस को डिजाइन किया था, बताया था मिन्कोस्की ने, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और आइंस्टाइन के उस्ताद भी हम उनको समझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो बाउंड्रीज हैं वो स्पीड ऑफ लाइट है। तो मैं जो भी काम करूंगा वो यहां पर होगा, वो इस स्पेस टाइम में होगा, वो इस स्पेस में होगा और इस टाइम में होगा, वो इस स्पेस में होगा और इस टाइम में होगा, वो इस स्पेस में होगा, इस टाइम में होगा। मैं इससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। ये कौन हमें हमारे मुस्तकबिल का भी बताती है। ये मेरा फ्यूचर है सारा का सारा, यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर मेरा पास्ट है। स्पेस टाइम में से गुजरते हैं तो हमारे पास इस तरीके का एक थ्रेड आ जाता है। यहां पर मैं यहां पर 2 पॉइंट्स लेता हूं। ये पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं x1 y1 z1, क्योंकि मैं स्पेस में x1 y1 z1 पे हूं और टाइम t1 है। और एक इवेंट इस वक्त होता है, उस इवेंट की वजह से एक और इवेंट फ्यूचर में होता है, उसे हम x2 y2 z2 t2 टाइम पर कहेंगे। ये इवेंट कॉज है, जो नीचे वाला इवेंट है वो कॉज इवेंट है और ऊपर होने वाला इवेंट इफेक्ट है। इसलिए हम कॉज इफेक्ट मैट्रिक्स बनाते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि जो भी इवेंट आज होता है वो किसी ना किसी कॉज का इफेक्ट है। तो मैंने आपको यहां पर स्पेस टाइम की पूरी ड्राइंग दिखा दी है, जो कि हमें आइंस्टाइन की और मिन्कोस्की की इक्वेशन से मिलती है। हम इस कोन से बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमारी पूरी जिंदगी इस कोन के अंदर गुजर जाती है। तो इस पूरे हिस्से में हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डिस्कवर किया। हमने ये देखा कि मूविंग बॉडीज में लेंथ, मैस और टाइम किस तरीके से वेरी करता है। हमने साइमल्टेनिटी का प्रिंसिपल भी देखा और उसके साथ हमने स्पेस टाइम को प्लॉट करके भी देखा और हमने देखा कि स्पेस टाइम की शक्ल किस तरीके से हमें नजर आती है, जो कि आगे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे।